हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी जो वर्तमान समय में बिहार सीजीएल आया हुआ है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। और जो वॉल्यूम 1 में था 25 मैथ, उसका हम अपलोड कर दिए हैं। 25 मैथ का जो सॉल्यूशन है उसको हम अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम यानी कि जो जितना भी जीके और जीएस है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, और इसके बाद हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बिहार एसएससी का जो ये सेट है रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि वॉल्यूम 2 का, हम पूरा यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए यानी कि कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुल सदस्यों का 20वां भाग इसमें हो जाएगा। और अधिकतर चीज में देखते होंगे कि गणपूर्ति का 1/10 होता है, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा? कुल सदस्यों का 20वां भाग हो जाएगा। और बात करते हैं ग्राम पंचायत के, तो सबसे पहले यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था लागू किया गया था, सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला और बगधारी गांव से ही स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला और बगधारी गांव से स्टार्ट हुआ था। उस समय पीएम की बात करें तो उस समय के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय राजस्थान के नागौर जिला बगधारी गाँव से शुरू हुआ था। और राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था जो यानी कि स्टार्ट हुआ था वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। और राजस्थान के बाद यानी कि कह सकते हैं तो आंध्र प्रदेश का भी उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो भी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर यानी कि हुआ। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इनको पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और बात करते हैं पंचायती, क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था। और बात करेंगे अशोक मेहता की, तो अशोक मेहता जो अशोक मेहता किए थे पंचायती राज व्यवस्था, ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के थे, लेकिन बलवंत राय त्रिस्तरीय के थे। बलवंत राय 1957 में, जबकि अशोक मेहता 1977 में किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो इसका तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉकेट नोदक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया यानी कि इस नियम में कार्य करता है, ठीक है ना। और बात करेंगे न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन जो पहला नियम है जड़त्व, या तो बल की परिभाषा मिलता है, और दूसरा से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बल का व्यंजक न्यूटन गति किस कैमा नियम से, तो बोलना है कि दूसरा नियम से। और जो तीसरा नियम है एक्शन और रिएक्शन। अब बात करते हैं बर्नौली के सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत जो लागू होता है, देखते होंगे कि जब आंधी ऊंधी चलता है तो छप्पर को उड़ा लेता है, या तो आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म पर यानी कि आप खड़ा रहते हैं तो एकाएक खींच लेता है, ट्रेन आती है तो ये सब जो कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा तेजी में लेके चलेंगे क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घोषणा क्या था? 1905 में। कब क्या था? 1905 में। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो यानी कि उस समय जो बंगाल विभाजन 1905 में जो घोषणा हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन यानी कि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? क्वेश्चन पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बात करेंगे बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की यानी कि घोषणा की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल यानी कि विभाजन के विरोध में यानी कि किसकी घोषणा किया गया था? तो कहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कहां से किया गया था? तो बोलेंगे कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। और बात करेंगे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को ही प्रभावी हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन क्वेश्चन पूछेगा पूरे बंगाल में शोक दिवस यानी कि इसी दिन मनाया गया बंगाल विभाजन के दिन। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से संपूर्ण बंगाल में इसी दिन यानी कि एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी गए, यानी कि इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि राखी दिवस भी मनाया गया था। और बात करते हैं बंगाल विभाजन के समय बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यानी कि एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कौन थे? तो एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। और बंगाल
यानी कि बंगाल में ब्रिटेन के जो वस्तु बनता था वहाँ से आता था, उसको बहिष्कार करने का जो सुझाव सबसे पहले दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे, कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्रिटेन से जो वस्तु आता था उसको बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिए थे, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी, ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड, चमोली में। अच्छा दोनों दिया हुआ है ऑप्शन, उत्तर तो उत्तर पश्चिम हिमालय तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में। ऐसे देखिए फूलों की घाटी है ना, ऐसे उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है ना, उत्तराखंड के चमोली जिला में पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय पर स्थित है। जब बोलेगा हिमालय की बात तो यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय के बीच स्थित है। ऐसे फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। और बात करेंगे कि चमोली जिला में जो फूलों की घाटी को क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, तो इसको जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1982 को घोषित किया गया। और फूलों की घाटी में भ्रमण के लिए क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में भ्रमण के लिए यानी कि कौन सा महीना सर्वोत्तम माना जाता है, तो कहेंगे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना जो है भ्रमण के लिए यानी कि फेवरेट माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी शासक को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए एक पत्र किसने लिखा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने ही पत्र लिखे थे। बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो इनका जो शासनकाल था 1837 से 1857 तक। 1837 से क्वेश्चन पूछता है बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल था 1837 से 1857 इनका जो शासनकाल रहा ये रहा। यानी कि इसमें वो यानी कि इनका जो शासनकाल 37 से 57 याद रखना है। और याद रखिएगा लाल किला में जो स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि लाल किला में जो हीरा महल है किसने बनवाए थे, तो बहादुर शाह जफर ने बनाए थे। और बात करते हैं मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे, तो इन्हीं के समय में यानी कि बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। और बात करते हैं बहादुर शाह जफर को यानी कि रंगून भेजवा दिया गया था, जहाँ यानी कि उनकी मृत्यु 1862 में रंगून में ही हो गया था। और बात करेंगे कि 1857 में कौन नेता कहाँ से भाग लिए थे और किसने यानी कि नेतृत्व किए थे और ब्रिटिश दमनकारी कौन थे, तो हम बात करेंगे कि दिल्ली से विद्रोह के नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर और वक्त खां। और बात करेंगे ब्रिटिश जो दमनकारी थे दिल्ली के तो जॉन निकलसन और हडसन थे। बात करेंगे जगदीशपुर से यानी कि विद्रोह के नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। और बात करेंगे कि जगदीशपुर से किसने ब्रिटिश दमनकर्ता थे, तो इसमें ब्रिटिश दमनकर्ता मेजर विलियम टेलर और विसेंट अय्यर थे। और बात करेंगे फतेहपुर से तो अजीमुल्ला विद्रोह के नेतृत्व करता, लेकिन ब्रिटिश दमनकर्ता थे जनरल रेनाल्ड। कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहेब और तात्या टोपे थे यानी कि विद्रोह के नेतृत्व करता, लेकिन यही ब्रिटिश दमनकर्ता यानी कि कह सकते हैं कैंपबेल थे। कौन थे, कैंपबेल। और पटना से जो भाग लिए थे कौन लिए थे, पटना से पीराली लिए थे। असम से किसने लिए थे, मनीराम दत्ता लिए थे, मनीराम दत्ता लिए थे। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध यानी कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेनसांग। कौन हो जाएगा, हेनसांग हो जाएगा। हेनसांग की बात करेंगे तो हेनसांग चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध यानी कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन पूछेगा हेनसांग किसके समय में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। भारत में इन्होंने 15 वर्ष यानी कि रहे थे और उसके बाद 645 में चीन लौट गए थे। और जब यानी कि जब भ्रमण कर रहे थे तो यानी कि वृत्तांत सियुकी नामक प्रसिद्ध जो यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें लगभग क्वेश्चन पूछता है कि जो सियुकी है इसमें कितने देशों का विवरण मिलता है, तो बोलेंगे कि 138 देशों का विवरण मिलता है। और बात करेंगे हर्षवर्धन ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ, क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किन प्रतिमाओं को पूजन करता था, तो यानी कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को पूजन किया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था हेनसांग के टाइम में, तो सूती वस्त्रों के लिए, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे, यानी कि गरम दल के पूछ रहा है। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरविंद घोष, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल के थे। और ये सब जो दिया हुआ है WC बनर्जी, जॉर्ज यूले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल के थे। अब बात करते हैं अरविंद घोष थे जो गरम दल के नेता थे, यानी कि कह सकते हैं उग्रवादी दल के नेता थे। उग्रवादी यानी कि कह सकते हैं यानी कि उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख 4 नेता थे, जैसे में हो गए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए। ये सब उग्रवादी विचारधारा के थे, गरम दल के थे। और बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है लेकिन भिक्षावृत्ति नहीं है ना, यानी कि किसी दूसरे से मांगना नहीं है, यानी कि आत्मनिर्भरता है।
और बात करेंगे कि यानी कि प्रमुख नरमपंथी में पूछेगा कि कौन कौन थे, तो नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, और दिनेश बादशाह थे, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब थे जो ना नरम दल के नेता थे। और बात करेंगे कि जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं के जो आंदोलन यानी कि क्या कह सकते हैं प्रसिद्ध अलग अलग हुआ था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सबका एक ही था। कांग्रेस में एक नरम दल एक गरम दल जो नेताओं का जो आंदोलन पद्धति था अलग अलग जरूर था, लेकिन लक्ष्य एक ही था। और बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की रणनीति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। जिसमें 1907 के जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें रास बिहारी बोस अध्यक्षता किए थे, इसी में तो यानी कि विभाजन हुआ था, लेकिन इसका जो मिलन हुआ था 1916 में हुआ था। लेकिन दूसरा जो विभाजन फिर हो गया था 1900 किस में हुआ था, 1917 में कि 18 में, 16 17 18 में हुआ था। दोबारा विभाजन 18 में हो गया था। और बात करते हैं अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष को यानी कि कह सकते हैं कि लाइफ डिवाइन एवं सावित्री पुस्तक अरविंद घोष लिखे थे। और बात करेंगे यानी कि लाला लाजपत राय की, तो इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक के जो स्थापना यही किए थे लाला लाजपत राय। किसने किए थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाली में लिखे थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल के ही थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो किस भाषा में मूलतः लिखा गया? बंगाली में लिखा गया। और बात करेंगे, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो गीतांजलि के लिए 1913 में यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के। क्वेश्चन पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी कि जो नोबेल पुरस्कार दिया गया कब दिया गया, तो 1913 में। किस लिए दिया गया? तो गीतांजलि के लिए दिया गया। लेकिन बात करते हैं गीतांजलि को मूल यानी कि बांग्ला संस्करण में 14 अगस्त 1910 को ही प्रकाशित हुआ था। बांग्ला संस्करण की बात करेगा तो 14 अगस्त 1910 ही को, लेकिन अंग्रेजी की बात करेगा गीतांजलि को यानी कि गीतांजलि को अंग्रेजी संस्करण में तो 1912 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन यानी कि क्या कहे दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपशामक। उपशामक हो जाएगा, यानी कि उपशामक दवा का जो सेवन है दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है ना। अब बात करेंगे प्रतिजैविक की, तो प्रतिजैविक जो होता है यानी कि एंटीबायोटिक होता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। और बात करेंगे प्रतिरोधी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, प्रतिरोधी की बात करेंगे तो इसमें औषधि सूक्ष्म जीवों को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायता करता है। और बात करेंगे ज्वरनाशी की, यानी कि ज्वरनाश की बात करेंगे, एंटीपायरेटिक की बात करेंगे तो इस यानी कि इसका प्रयोग जो है ना शरीर में दर्द एवं बुखार राहत के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैगन्सबर्ग ने किए थे। किसने किए थे? हैगन्सबर्ग ने किए थे। और बात करेंगे न्यूटन की, तो न्यूटन की बात करेंगे तो गति के जो नियम दिए थे न्यूटन दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे गति का नियम। और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक न्यूटन ने ही लिखे थे, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक न्यूटन ने ही लिखे थे। और बात करेंगे विद्युत धारा में, यानी कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक की गति उत्पन्न की जा सकती है, इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है ना। और बात करेंगे विद्युत मोटर, इस सिद्धांत को यानी कि कहेगा किसने दिए थे, तो इस सिद्धांत को माइकल फ्राइडे दिए थे। और बात करेंगे गैलीलियो की, गैलीलियो की बात करेंगे तो ये दूरदर्शी के यानी कि खोज किए थे, आविष्कार किए थे। और बात करेंगे फिर क्वेश्चन पूछेगा कनिका सिद्धांत किसने दिया, तो कहेंगे न्यूटन। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल। कहेंगे फोटोन ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा विवर्तन गुण किसने दिया, तो ग्रिमाल्डी दिया। किसने दिया? ग्रिमाल्डी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, भारत सरकार ने 2024 तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना का यानी कि किया जाना प्रस्तावित किया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि 2024 तक कितना नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करने के प्रस्तावित है, तो 11 प्रस्तावित है। कितना? 11। कब तक? तो 2024 तक है। अब वर्तमान में बात करेंगे ना, तो भारत में वर्तमान में 22 नाभिकीय रिएक्टर लेकिन 7 विभिन्न स्थानों पर स्थापित है। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितने नाभिकीय रिएक्टर कार्यरत हैं, तो हम कहेंगे कि 22। क्वेश्चन कहेगा कितने स्थान पे, तो बोलेंगे कि 7 स्थानों पे कार्यरत है। जैसे में हम कुछ की बात करेंगे, लेकिन भारत में बात करेंगे ना, तो भारत में 3.11% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर से ही होता है। और भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा तापीय विद्युत ऊर्जा लगभग 67% की बात, यानी कि 67% यानी कि तापीय विद्युत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। और बात करेंगे कि जो यानी कि नाभिकीय रिएक्टर है जो कौन कौन स्थान पर है उसका हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे तमिलनाडु में तो कुडनकुलम है। और एक हरियाणा की बात, हरियाणा में भी है गोरखपुर। और फिर महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है, और गुजरात में भी है, पश्चिम बंगाल में हरिपुरा में भी है, और तमिलनाडु में भी है। ये सब राम के रिएक्टर है, ठीक है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में 24 तक 11 गो यानी कि 24 तक कितना प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा नाभिक यानी कि 11 नाभिकीय रिएक्टर को यानी कि प्रस्तावित करने का यानी कि नया बनाने का प्रस्तावित किया गया। लेकिन क्वेश्चन वर्तमान में क्या अभी है, तो 22 गो है, 11 गो और जुड़ जाएगा 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध मूर्ति यानी कि वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चैत्य है जो वृक्ष से नहीं है, एक गलत है। और वकी स्तूप है यानी कि टॉप से सही है, स्तंभ है लात सही है, बिहार है, बिहार को क्या कहेंगे मठ कहेंगे, ये सब सही है। और बात करेंगे चैत्य के, तो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है चीता, चीता यानी कि चीता संबंधित शब्द को जो पश्चात बचे हुए जो अवशेष होता है जो भूमि में गाड़कर समाधि बनाया जाता है उसी को चैत्य कहा जाता है, और यानी कि चैत्य, और फिर जब बन जाता है उसको स्तूप कहेंगे। और बात करेंगे कि चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है। चैत्य क्या है, तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है। अब बौद्ध धर्म की बात आ गया तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे। गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक था कमल साड़ था, घर त्याग का जो प्रतीक था घोड़ा था, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक था पीपल था, निर्वाण के बोलेंगे कि निर्वाण का जो प्रतीक क्या था तो पदचिन्ह था। और गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम यानी कि तौर पर जाना जाता है। और बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के जीवनी पर जो लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने रचना किए थे, तो कहेंगे एडविन अर्नाल्ड ने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ है, ये सब मैथ हम सोल्यूशन कर दिए हैं इसके पहले वीडियो में, नहीं देखें तो अभी जाके देख सकते हैं। देखिए ये सब मैथ है, ठीक है, ये सब सोल्यूशन कर दिए हैं। देखिए जीके कितना नंबर से है तो देखते हैं। अभी इधर तो मैथ रीजनिंग है। अब बात करेंगे कितना नंबर से, तो बात करेंगे 23 नंबर। कह रहा है कि हमारे घरों में फिर करा इसमें कौन विकल्प का यानी कि सही विकल्प का चयन करने के लिए कर रहा है, तो हम देखते हैं। तो कह रहा है सभी उपकरण मुख्य यानी कि मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो घर में तो समानांतर रहबे करता है, सिर्फ फ्यूज होता है जो श्रेणी में होता है। अब बात करते हैं सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यानी कि सभी उपकरण सभी थोड़ी वो होता है, ये गलत हो जाएगा। और बात करेंगे एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होती है, तो देखिए भारत में जो एसी जो होता है ना 50 हर्ट्ज पर होता है, जबकि अमेरिका का जो है ना 60 हर्ट्ज आवृत्ति रखा जाता है। भारत में कहेगा तो कितना भारत में कहेगा तो कितना कहिएगा 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में कहेगा तो 60 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ है, रीजनिंग है, इसका भी सोल्यूशन करेंगे। 25 नंबर का जो सही आंसर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। जब आप यानी कि ABC को देखिएगा तो यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जबकि डी है जो नहीं है। और इस सबको जो हम सोल्यूशन करेंगे, हम जब भी करेंगे ना तो फेस टू फेस करेंगे, यानी कि आइडियो में नहीं कर सकते हैं ताकि समझ में नहीं आएगा, तो ये सबको करेंगे सोल्यूशन, लेकिन वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र O और अनंत के बीच स्थिति पर एक बिंदु रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा और क्या होगा छोटा होगा। देखिए अवतल दर्पण पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं जो अपलोड किया हुआ है, यदि नहीं देखें तो जरूर देखें। देखिए ग्रुप डी जब पढ़ रहा था तो उसे हम पहले ही अपलोड किए थे क्योंकि जरूर पूछेगा, और अभी तक रिकॉर्ड है कि हर शिफ्ट में यानी कि अब कोई भी दर्पण हो या लेंस हो उसे क्वेश्चन एराइज कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 27 नंबर की बात करेंगे, तो जो 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इस सबको हम निकाल के तभी बता सकते हैं जब वीडियो में बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, तो इस सबका निकालिएगा और नहीं तो हम निकाल के बताएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, तो इसमें देखिए लकड़ी है, आप इसको एक बार जलाइएगा तो फिर दोबारा लकड़ी जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन देखिए कांच को एक बार यूज कीजिएगा फूटेगा, फिर इसको गला के फिर कांच बनाइएगा, फिर देखिए उसी प्रकार से यानी कि प्लास्टिक है, इसको टूट गया फिर इसको गला के फिर दोबारा प्लास्टिक बनाइएगा, धातु है इसको भी उस ढंग से करिएगा, लेकिन जो लकड़ी है एक बार जलने के बाद दोबारा लकड़ी थोड़ी है बनेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग का भी सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या कर रहा है, 30 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी अजैव यानी कि निम्नीकरण वस्तु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। हम बात करते हैं नायलॉन एक अजैव निम्नीकरण वस्तु है, जबकि अन्य सभी यानी कि जैव निम्नीकरण वस्तु है, और जिसमें लकड़ी हो गया, घास हो गया, कागज, इसमें इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि ये जैव निम्नीकरण वस्तु है। और बात करेंगे यानी कि बात करेंगे नायलॉन की, तो इसका जो निर्माण किया था कैलोथर्स किया था। क्वेश्चन पूछेगा नायलॉन का खोज किसने किया था, तो कैलोथर्स किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग है, हाँ 32 नंबर की बात करेंगे। तो 32 नंबर का रहा है कोशिका में यानी कि लयन काय लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका के द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पाचन करता है, क्या करता है, कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पाचन करता है, इसीलिए तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी के कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। और बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और बात करेंगे इसमें लाइसोसोम में इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव को क्या करते हैं, यानी कि घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होता है, जिसके कारण तो ही पाचन करता है ना। और बात करेंगे कि जो
लाइसोसोम की बात करेंगे तो कोशिका में यानी कि और क्या हो सकता है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, राइबोसोम को पायलट, लाइसोसोम को डी डुबे किया है, कन्फर्म नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल। यानी कि संसद का अंग नहीं है। सबसे पहले संसद मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलते हैं तो यानी कि संसद का निर्माण होता है। संसद का जो वर्णन है, संसद का क्वेश्चन पूछेगा वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संसद का वर्णन 79 अनुच्छेद में है, और संसद का वर्णन 79 में, याद रखिएगा, सरल। स से संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 हो जाएगा। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में, भारत का राष्ट्रपति होगा 52 अनुच्छेद में है, ये तो आप सभी जानते होंगे। और बात करेंगे मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद की यानी कि मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो कैबिनेट में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाला, विभागीय विवादों को मध्यस्थता करने वाला, सरकार के समन्वय का सर्वोच्च अंग कौन है, मंत्रिमंडल है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग में बताएंगे। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और इनकी भूस्खलन को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि भूविज्ञीय संकट हो जाएगा इसका सही आंसर। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा सा तेजी भी चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के यानी कि संरचना से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 324 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 324। और बात करेंगे कि भारतीय यानी कि संविधान में भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का ही प्रावधान किया गया है। किसमें, यानी कि किसका प्रावधान किया गया, निर्वाचन का। क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन का वर्णन किस भाग में, कहेंगे 15 में, कहेगा कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो कहेंगे कि 324 से 329 तक इसका वर्णन है। और बात करेंगे कि जो भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और बात करेंगे कि पहले चुनाव आयोग का एक सदस्यीय यानी कि आयोग था, परंतु कब, अक्टूबर 1993 में क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। और बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 326 में है, 326 में है। और बात करेंगे 332 अनुच्छेद की बात करेंगे तो जो 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित था उसका वर्णन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खाद्य निगम अधिनियम संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारित कहेगा तो 1964 को ही पारित किया गया है, 1964 को ही पारित किया गया है। जबकि कहेगा कि एफसीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1965 में। एफसीआई की स्थापना कब हुआ, 1965 में किया गया था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम बढ़ाते चलते हैं। और बात करें 1956 में एलआईसी की स्थापना हुआ था, और 1965 में एफसीआई के और बीएसएफ की भी स्थापना 1965 में हुआ था। 1960 की बात करेंगे तो बीआरओ की स्थापना 1960 में हुआ था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो कराची अधिवेशन हुआ था ना 1931 में, इसकी जो अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। किसने किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, है ना। और बात करेंगे कि सबसे पहले इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने क्या किया था, तो मौलिक अधिकार का मांग किया था, है ना। और बात करेंगे कि इसी अधिवेशन में कुछ लोग के जो यानी कि कुछ नारा दिए थे या कहे थे, क्या कहे थे कि कुछ लोग विरोधियों यानी कि कह सकते हैं कि कुछ लोग इसके विरोध में गांधी जी के कहा था, क्या कहा था। एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के विरुद्ध में कुछ लोग कहे थे, तो क्या कहे थे, तो कहे थे कि गांधी मर सकता है और गांधीवाद नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में कहा गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी में कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और बात करेंगे कि पहला जो पूर्ण स्वराज कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था, इसी में किया गया था। और बात करेंगे 1932 में, तो 1932 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, इसकी जो अध्यक्षता किए थे अमृत रन यानी कि रणछोड़ दास सेठी ने किए थे। और जो 1932 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। अब 1928 की बात करेंगे तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1928 में मोतीलाल नेहरू ही किए थे। क्वेश्चन पूछेगा 1928 के जो अध्यक्षता किए थे किसने किए थे, तो मोतीलाल नेहरू ही किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जी के नहीं है, बढ़ाते हैं। हाँ, अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि
गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना यानी कि चरण फर्स्ट पेश की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। यानी कि कब होगा? 1985। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के जो दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। और बात करेंगे कि ऋग्वेद में गंगा नदी को मात्र एक बार उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ? तो एक बार। राष्ट्रीय नदी के दर्जा कब दिया गया? 2008 में। और 2009 में राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन को दिया गया। और गंगा नदी की बात करेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 25-25 यानी कि याद रखने के लिए 25-25 किलोमीटर याद रखेंगे। कहेंगे कि 2525 किलोमीटर, कितना? 2525 किलोमीटर, यानी कि 25-25 किलोमीटर याद रखना है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब नहीं थे। थे कौन कौन? तो थे बी यानी कि BL मित्तर और DP खेतान थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर और N यानी कि गोपाला स्वामी थे। ये सब थे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 था वो सब नहीं थे। बात करेंगे इस समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन प्रारूप समिति के जो कहेंगे कि अध्यक्षता कौन किए थे या तो मसौदा किसने तैयार किए थे? तो BR अम्बेडकर ही तैयार किए थे। किसने किए थे? BR अम्बेडकर तैयार किए थे। और बात करेंगे अम्बेडकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए सबसे पहले देखिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब देश विभाजन हुआ तो उसके बाद बम्बई प्रांत से यानी कि निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना। और बात करेंगे यानी कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन कौन थे, इसको हम देखते हैं। तो इसमें 7 सदस्य थे। जो पहला थे BR अम्बेडकर, इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद बात करेंगे गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण यानी कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और KM मुंशी भी थे, और सैयद मोहम्मद सदुल्ला भी थे, और माधव यानी कि N माधव राव भी थे। N माधव राव मित्तल के जगह लिए थे, क्योंकि यानी कि इनको स्वास्थ्य के कारण ये त्यागपत्र दिए थे। और उसके बाद TT कृष्णमाचारी थे 1948 में, और DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी आए थे। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करा 26 जनवरी यानी कि 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में खाली स्थान सीटों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और खाली स्थान सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में यानी कि अनुसूचित जाति के लिए तो 84, कितना? 84। यहाँ कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, 84। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बात करेंगे कि प्रथम जो लोकसभा का जो अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। और बात करेंगे कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि स्थान का जो आरक्षण का वर्णन किया गया है 330 में वर्णन किया गया है, लेकिन कहेगा 331 में। तो 331 में यानी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का वर्णन किया गया है, एंग्लो इंडियन। लेकिन यह 333 की बात कहेगा तो यानी कि लोकसभा ने, तो उसमें विधानसभा में एंग्लो इंडियन के वर्णन की बात बोला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 1993 में ही शुरू हुआ था। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में ही शुरू हुआ था। तो हम कुछ रोजगार योजना की बात करते हैं कि कब शुरू हुआ था। तो बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1989 में। नेहरू रोजगार योजना की बात करेंगे तो नेहरू चाहे कहे चाहे जवाहर कहे, 1989 में ही किया गया था। और बात करेंगे कि रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997 में शुरू किया गया था। हो सकता है पूछे कि यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना तो 1999 किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो 2006 में किया गया था। तो इस तरह से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1993। देखिए अब रीजनिंग है। 45 नंबर क्वेश्चन की आप बात करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में करा है बांग्लादेश की यानी कि ग्रामीण बैंक की स्थापना, बांग्लादेश की जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1983 हो जाएगा। वो कब हुआ? 1983 में। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के कप्तानी में जीता था 1983 में। उसी टाइम यानी कि ग्रामीण बैंक की स्थापना, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ 1983 में। अब बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। और SBI की बात करेंगे तो SBI की स्थापना 1955 में। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है धमाके स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। धामे का स्तूप है ना, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाए थे? तो इसका निर्माण अशोक करवाए थे। और धामे का स्तूप सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। और धामे का स्तूप की बात करेंगे तो वह स्थान है जहाँ यानी कि भगवान बुद्ध क्या किए थे? ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने मित्रों से यानी कि पहला उपदेश कहाँ किए थे? तो धामे का स्तूप में ही किए थे। ठीक है। और बात करेंगे सांची का स्तूप की, तो सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मौलिक कण का खोज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा यानी कि मिलान सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन क्या सही है, न्यूट्रॉन का चैडविक सही है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा?
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तुर्क गुलाम तुर्की के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कहाँ हो जाएगा, थट्टा में हो जाएगा, है ना। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था थट्टा में हुआ था। कहाँ हुआ था, थट्टा में हुआ था। और बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की एमबीटी की, तो 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के थट्टा के निकट गोंडाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, थट्टा के निकट गोंडाल में हुआ था। और बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक थे ने बहुत विद्वान थे, यानी बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका जो भी एक मतलब क्या कर सकते हैं, जो भी अथी बनाते थे सब फेल हो जाता था। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका चचेरा भाई एफएसटी यानी कि थट्टा में ही राज्याभिषेक करवाया और फिर पुनः यानी कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के राजा यानी कि गद्दी पर बैठे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा केसरिया स्तूप का खोज 1998 में निम्नलिखित में पुरातात्विक में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, के मोहम्मद के दौरान किया गया था। यह बिहार के चंपारण जिला में यानी कि केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा केसरिया नामक स्थान कहाँ है, तो बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। और बात करेंगे भगवान बुद्ध के यानी कि महापरिनिर्वाण के, तो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन कुशीनगर से जब जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ही ठहरे थे। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर करा, निम्नलिखित में कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बात करेंगे कि 1856 में विधवा यानी कि पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। और बात करेंगे कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के नेतृत्व में विष्णु कौन आए थे, तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। और बात करेंगे कि शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया था। वुड डिस्पैच लागू किसने किया था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डलहौजी ही ने किया था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन यानी कि शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है, पंचायत सचिव है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल प्रभारी है, ग्राम पंचायत के अवैतनिक कर्मचारी हैं, ये सब शामिल है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग रेटिना के बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोराइड यानी कि रक्त पटल, यानी कि इसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषण यानी कि आंख को प्रदान करता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेजी में चलते हैं। ये सब रीजनिंग हम अगला वीडियो में करेंगे, ये सब मैथ हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ये रीजनिंग है। अब बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि कुल्हड़ सबसे अच्छा यानी कि निपटान योग डिस्पोजेबल चाय का प्याला नहीं है, इसका एक उदाहरण क्या है। तो 70 में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन पढ़िए, यानी कि कुल्हड़ को पुनर्नवीकरण के लिए रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और ना ही यानी कि धूरे में डाला जा सकता है। तो हम इसको सही आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ था, ये सही दिया हुआ है कि कुल्हड़ के लिए उपयोग किया जाने वाला जो कच्चा माल मूल्यवान होता है, ये सही है। लेकिन इसमें बोला था क्या, चाय का प्याला नहीं है, इसका उदाहरण क्या है, तो यही उदाहरण है, यानी कि कुल्हड़ के लिए उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है, यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन हो जाएगा, कह रहा है सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आभूषण बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उच्च तन्यता और निम्न आघात वंध्यता, ये गलत है। निम्न तन्यता और उच्च आघात वंध्यता, ये भी नहीं, तो सही है। निम्न तन्यता और उच्च आघात वंध्यता, नहीं निम्न थोड़ी है, निम्न ज़्यादा है, दोनों उच्च है। तो इसका सही आंसर वो सी हो जाएगा, उच्च तन्यता और उच्च आघात वंध्यता। सोना है ना, इसको हम 1 ग्राम में यदि ताड़ बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर को हम 3-4 नाम से जानते हैं, जैसे में कलेजा भी बोलेगा, इसका मतलब लीवर, यकृत भी बोलेगा लीवर, जिगर भी बोलेगा, तो इसका मतलब लीवर को ही बोला जाता है, याद रखिएगा। कलेजा, जिगर, लीवर सब इसी को बोला जाता है, यकृत। और बात करेंगे कि जो लीवर का जो वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है, और लीवर से पित्तरस स्रावित होता है। क्वेश्चन पूछेगा पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और बात करेंगे फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो उत्पादन भी होता है लीवर से ही होता है। और रक्त का जो थक्का बनने में जो मदद करने वाला हिपेरिन भी होता है, ये भी लीवर से ही बनता है। और कोई व्यक्ति यदि यानी कि जहरीला पदार्थ खाता है तो कहाँ चला जाता है, लीवर में ही चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए लीवर से ही पता चलता है ना कि व्यक्ति कियाची से ही मरा है, ठीक है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी के स्थायी कठोरता को दूर करने में नहीं किया जा सकता है, बाकी उद्योग में ये तीनों और बाकी हो जाएगा, डी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आ जाएगा निकालिएगा, तो जब भी हम निकाल सकते हैं, जब डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे किस ढंग से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, और 76 नंबर की बात करेंगे। 76 नंबर में क्या करा, मानचित्रों में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं सार्वभौमिक यानी कि पारंपरिक प्रतीकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, और बात करेंगे मानचित्र की बात बोला है, तो मानचित्र की बात बोला, तो मानचित्र का खोज जो किया था किसने किया था, अग्निजिमेंडर किया था। किसने किया था, यानी कि कह सकते हैं अग्निजिमेंडर किया था, है ना। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ये भी यही क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो पंपास जो घास के मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना है वहीं पाया जाता है, अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। और बात करेंगे कि और विश्व में कौन कौन देश है जहाँ कौन घास पाया जाता है, जैसे में बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के, तो सवाना जो पड़ता है कहाँ, अफ्रीका में, यानी कि कंपास कहाँ पड़ता है, यानी कि तो ब्राज़ील में। लानोज कहाँ पड़ता है, तो वेनेजुएला में। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की बात करेंगे तो उसका हम बात करेंगे, जैसे में पंपास उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। और बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बेल्ट की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में, ये सब शीतोष्ण है। स्टेपिज की बात करेंगे, मध्य एशिया में पुस्ताज की बात करेंगे, हंगरी में डॉन्स की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कैंटरबरी की बात करेंगे, न्यूजीलैंड में, ये सब घास के मैदान पाया जाता है। और ये सब जो है ना यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ के यानी कि बाढ़ का सामना करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ना जाड़ के टाइम में होता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु में वर्षा कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु में वर्षा होता है ना लौटता हुआ मानसून से, या तो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ना यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा वर्षा होता है, लेकिन तमिलनाडु की बात किया तो उत्तरी पूर्वी मानसून से या तो लौटता हुआ मानसून से वर्षा होता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 तक होती है। कितना तक होता है, 20 से 25 तक 20 से 25 तक नहीं, 10 से 25 तक होता है, 10 से 25 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, 10 से 25 तक नगर पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है 10 से 25 तक होती है। कितना तक होती है, 10 से 25 तक होती है, ठीक है ना। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करा है, 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संस्था यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICMR हो जाएगा, ICMR हो जाएगा, यानी कि ICMR हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। और इसकी जो स्थापना हुआ था ICMR के 1911 में किया गया था। और बात करेंगे UGC के, तो UGC की स्थापना 1953 में हुआ था। NCERT की बात करेंगे तो NCERT की स्थापना 1961 में हुआ था। और बात करेंगे NCTE की स्थापना 1995 में किया गया था। तो इस तरह से किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करा निम्न में से 2 वर्ग अतिव्याप्ति होते हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो नेपाल से नहीं लगेगा किसका, जम्मू कश्मीर का थोड़ी लगेगा, नेपाल से जम्मू कश्मीर का नहीं लगेगा, उत्तराखंड के लगता है, उत्तर प्रदेश के लगता है और बिहार का भी लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का नहीं लगता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि स्थानीय चुनाव करवाना। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य स्थानीय चुनाव जो होता है ना, ये भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य कौन कौन है,
तो चुनाव कराने के निर्देश जारी करना, चुनाव ये नहीं है जो राज्य यानी कि स्थानीय चुनाव करवाना है, स्थानीय तो है राज्य सरकार ने कराएगा, तो ये नहीं हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार करवाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर की बात करेंगे तो 85 नंबर का है भारत का संविधान के बीच निम्नलिखित हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, और बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान बन के तैयार जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि अंतिम रूप से बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले किसने दिया था, यानी कि सर्वप्रथम तो एम.एन. राय ने दिए थे, और बाल गंगाधर तिलक 1895 में यानी कि विधेयक लाए थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी जो पहले एक राजनैतिक दल थे जो किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2019 हो जाएगा। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता कौन देगा, तो निर्वाचन आयोग देती है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता। और भारत में यानी कि 8 राष्ट्रीय पार्टी 2020 के अनुसार, अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी है। तो कौन कौन है भाई, तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। और बात करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तो 1925 में हुआ था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो 1964 में हुआ था। और बात करेंगे तो वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी है। अभी बोले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय जनता पार्टी तो 1980, बहुजन समाज पार्टी तो 1984, यानी कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी तो 1999, तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो 1998, और नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करेगा तो 2013 में। तो इस प्रकार से भारतीय यानी कि राष्ट्रीय पार्टी की जो 2020 तक 8 राष्ट्रीय पार्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है भारत पर 1929 ईस्वी की जो महामंदी के प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नहीं है, यानी कि औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व यानी कि मांगों को कम कर दिया था, ये नहीं किया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 1929 की महामंदी की, तो यानी कि विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33 के मध्य आई थी। कब आई थी, 1929 से 33 के बीच आई थी। और बात करेंगे यानी कि वो न्यूयॉर्क के जो वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार को ध्वस्त होने के साथ ही विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुआ था। और बात करेंगे विश्व आर्थिक मंदी यानी कि पूंजीवादी देशों को यानी कि क्या किया था, बहुत प्रभाव किया था, ठीक है ना। और बात करेंगे कि विश्व आर्थिक मंदी से समाजवादी देशों में यानी कि प्रभाव उतना नहीं पड़ा था। और बात करेंगे कि अमेरिका ने यानी कि न्यू डील पद्धति के द्वारा विश्व मंदी से बाहर आने का प्रयाग किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किस पद्धति के द्वारा विश्व मंदी से बाहर अमेरिका आया था, तो न्यू डील पद्धति के द्वारा आया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वराज आंदोलन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्वराज आंदोलन हो जाएगा। बात करेंगे कि स्वराज आंदोलन नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है, याद रखना है कि नहीं है, अब है ये तीनों है। अब बात करेंगे कि नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र का आंदोलन चला था, और 1 जून 2001 में शाही की हत्याकांड के बाद नेपाल में गणतंत्र की मांग यानी कि तेजी गति से उठ रहा था नेपाल में गणतंत्र की मांग। और बात करेंगे 1948 में नेपाल के प्रथम संविधान में जो राजा को कार्यपालिका शासक बनाया गया था, कार्यपालिका बोलते हैं, वास्तविक शासक। क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल में संविधान के अनुसार यानी कि वास्तविक राजा कब बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। और बात करेंगे 1950-51 में नेपाल में लोकतंत्र के लिए प्रथम आंदोलन भी हुआ था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बात करेंगे कि 2008 में नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हुआ और राजतंत्र समाप्त हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा गणतंत्र की स्थापना नेपाल में 2008 में हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, मानव विकास सूचकांक निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNDP हो जाएगा, UNDP हो जाएगा। UNDP की बात करेंगे तो UNDP की स्थापना 1965 में किया गया था। UNDP 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी करता है, और भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। और भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था जो 1995 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले भारत में किस राज्य में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, तो बोलना है मध्य प्रदेश। कब किया गया था, तो बोलना है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि लोकतंत्र के निर्णय लेने का जो अभिलक्षणिक विशेषता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता, यानी कि जनता क्या करेगा नहीं करेगा, जनता के लिए पारदर्शिता चाहिए, ठीक है ना।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करेंगे कि लोकतंत्र का जो अर्थ होता है जनता के ही शासन होता है, और लोकतंत्र किसका शासक होता है? जनता के द्वारा ही होता है। और लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार ये अब्राहम लिंकन का कथन है। किसने कहे थे? तो अब्राहम लिंकन। अब विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से 1892 के यानी कि भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा ही किया गया था। अब भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम लोकतंत्र देश कौन है? तो अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? तो भारत। बड़ा में भारत, प्रथम में अमेरिका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंगेज खा किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंगेज खा क्या था? मंगोल था। चंगेज खा क्या था? मंगोल था। और बात करेंगे, चंगेज खा मूलतः मंगोलिया देश के रहने वाला था। चंगेज खा का जन्म 1162 में हुआ था। यानी कि चंगेज खा जो कौन धर्म मानते थे? यानी कि तेंगी धर्म को मानने वाले थे। और यानी कि चंगेज खा को मंगोलिया के संस्थापक यानी कि पितामह माने जाते हैं। चंगेज खा अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था। और बात करेंगे चंगेज खा की, तो फारस के युवराज जलाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए 1221 में चंगेज खा भारत के सिंध क्षेत्र में प्रवेश किया था। और चंगेज खा 1221 से 27 के बीच भारत में रहा, लेकिन भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के दूरदर्शिता यानी कि दृष्टि के कारण नहीं कर सका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कलामंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग की स्थापना के समय मोरारजी देसाई थे। अब बात करेंगे, मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और मंडल आयोग की बात करेंगे, तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1979 में किया गया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा जाति आयोग का बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो मंडल आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1979 के बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। और मंडल रिपोर्ट कब यानी कि सौंपा? तो 1980 में सौंपा था। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया था। और ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया था? तो 27% आरक्षण दिया था। और 1952 के उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी को 27% का वैधता प्रदान किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का उल्लंघन हो जाएगा। 16 में सरकारी नौकरी का वर्णन किया गया है ना, यानी कि 16 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 17 अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें अस्पृश्यता का अंत। और 14 की बात करेंगे तो विधि समझ समता। और 19 की बात करेंगे तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का यानी कि उल्लेख किया गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरुण विजय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तरुण विजय हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यानी कि बहुत सारे पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कौन कौन है? तो बोलेंगे कि आँख आ धन्य छे, यानी कि किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। जैसे में एग्जाम वॉरियर्स भी मोदी जी के द्वारा, ज्योतिपुंज मोदी जी के द्वारा, ये सब मोदी जी के द्वारा ही लिखा गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। और बात करेंगे HCL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के जो स्थापना हुआ था HCL के 1940 में किया गया था। और बात करेंगे बंगलौर में भारत विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विधि विद्यालय, मानसिक स्वास्थ्य, तांत्रिक विज्ञान है यानी कि विज्ञान संस्थान आदि अवस्थित है बंगलौर में। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊँट एवं दहाड़ना। ऊँट दहाड़ता नहीं है, हाथी सही दिया हुआ है, घोड़े का सही दिया हुआ है, कुत्ते का भी सही दिया हुआ है, हाथी दहाड़ता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। देखिए जीके और कहाँ आता है? नेक्स्ट हाँ 109 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 109 नंबर जीके करा, पानी के शुद्धिकरण में कौन सी प्लास्टिक यानी कि कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छानने के जो प्रक्रिया होता है ना, कीटाणु नहीं मरेगा, उबाले से मरेगा, आसवन से मरेगा, क्लोरीनीकरण से मरेगा, लेकिन वो यानी कि छानने से थोड़ी मरेगा, नहीं मरेगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करा सर्वाधिक यानी कि सुविधापूर्ण दूरी किस पर कोई व्यक्ति समान आँखें से पढ़ सकता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, लेकिन कहेगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी अनंत मानना है, न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय यानी कि श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्कोहल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल में किया जाता है वो निम्न है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिशा संबंधित गुण को जानकारी के लिए किया जाता था। अब देखते हैं कितना नंबर में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चार कष्टीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुनिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मगरमच्छ में 4 कोष्ठी होता है, जबकि देखिए सरीसृप जितना है, सरीसृप हो गया और उभयचर हो गया, इसमें 3 कोष्ठ पाया जाता है, लेकिन 4 कोष्ठ मगरमच्छ में अपवाद में पाया जाता है। हम बात करेंगे तो मनुष्य में यानी कि कहेंगे कि स्तनधारी है, इसमें 4 कोष्ठ पाया जाएगा। स्तनधारी और पंछी में 4 कोष्ठ, और उभयचर और क्या कर सकते हैं, उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठ, लेकिन कुछ अपवाद होता है ना, जैसे मगरमच्छ अपवाद हो गया, तो इसमें 4 कोष्ठ है। तो कहेंगे कि सरीसृप में और उभयचर में 3 कोष्ठ, यानी कि स्तनधारी और पंछी में 4 कोष्ठ, और बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है ना कॉकरोच का होता है, 13 कोष्ठ होता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा हृदय धमनियाँ तथा सिराएँ एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, अंग प्रणाली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अंग प्रणाली का उदाहरण है। मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि सब अलग अलग है। और बात करेंगे कि धमनी में जो होता है ना शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त, और सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा समय तक संग्रहित करने वाला विटामिन नष्ट हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ये सब रीजनिंग है। और देखिए हम मैथ करवाए थे ना, तो एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था, एक पासे में फेंका गया था, ये वाला छूट गया था, और बाकी सभी मैथ करवा दिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो मैथ रीजनिंग है, देखते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, करा है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसका जो सही आंसर कहाँ से हो जाएगा, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन। और बात करेंगे होता क्या है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है ना, वही यानी कि मधुमेह होता है, ठीक है ना। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिलनाडु में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन और क्वीन ऑफ वेस्टर्न वैली भी कहा जाता है। और कोडाईकनाल यानी कि पलनी हिल पर स्थित है। और बात करेंगे कि इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो संगम साहित्य में भी मिलता है। और कोडाईकनाल को जो 1845 में हिल स्टेशन बनाया गया था, क्वेश्चन पूछे कब बनाया गया था, तो 1845 में बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद से है, वर्तमान में भी अनुच्छेद पूरा पूछ रहा है। इसका हम एक वीडियो भी डाले हैं, एक वीडियो डाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 368 में चर्चा है। बात करेंगे कि भारतीय संविधान भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की यानी कि 3 प्रक्रिया से संविधान संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से, एक होता है 2/3 बहुमत से, और एक होता है 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन से होता है। और बात करेंगे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। और बात करेंगे इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक के पहाड़ी है, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी तीनों अलग अलग दिशा में निकलती है। जैसे में हो गया नर्मदा हो गया पश्चिम की दिशा में बहेगी, सोन की बात करेंगे तो उत्तर दिशा में बहेगी, महानदी की बात करेंगे तो ये पूर्व दिशा में, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से तीनों दिशा में नदियाँ बहती हैं निकल के। और बात करेंगे कि नर्मदा जो नदी है यानी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी यानी कि एक चेरी का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि ये तीव्र ढाल से बहता है, इसके साथ मिट्टी वह यानी कि जमा नहीं कर पाएगा, है ना। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा बस अब कुछ ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला यानी कि भारत ने अपना पहला यानी कि क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1983 में कपिल देव के समय में जीता था, 1983 में जीता था। और दूसरा बार की बात करेंगे तो 1900 यानी कि 2011 में जीता था। और प्रथम 2 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। और बात करेंगे 2019 में, तो 2019 में भी इंग्लैंड जीता। और बात करेंगे कि जो विश्व कप शुरुआत हुआ था 1975 में हुआ था, और फिर 2023 में जो विश्व कप होगा वो भारत में ही होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व कप 2023 में कहाँ होगा, तो भारत में ही होगा। और विश्व कप जो सर्वाधिक बार जीता है ना, ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका सही आंसर 1983 में कपिल देव के कैप्टन में जीते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भूदान आंदोलन है, डी हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम विनायक दामोदर भावे है। और भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किए थे। और भूदान आंदोलन बोलेगा तो आंध्र प्रदेश से 1951 में स्टार्ट किए थे, लेकिन क्वेश्चन में कहेगा ग्राम दान आंदोलन 1955 से उड़ीसा से स्टार्ट किया गया था। और बात करेंगे विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी को मानते थे। क्वेश्चन पूछेगा विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गांधी जी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारत में सर्वप्रथम व्यक्ति सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और दूसरा की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त थे। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम खत्म हो गया, रीजनिंग है, ठीक है। तो हम आज जीके का सॉल्यूशन किया और इससे पहले हम सेट फर्स्ट का मैथ का भी 25 मैथ का पूरा सॉल्यूशन किए हैं। यदि जो नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला लाएंगे अगला सेट। तो आज शुभ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।